हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम सॉलिड स्टेट को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सॉलिड स्टेट में अभी तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने दो पार्ट्स में उसको कैटेगराइज किया था। पहला पार्ट था हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा पार्ट था हमारा एमॉर्फस सॉलिड्स। तो हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग चार तरीके से इसको कैटेगराइज करेंगे। The crystalline solids can be classified into following four types depending upon the nature of intermolecular forces operating in them। यानी कि जो सॉलिड आपका बन रहा है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच कौन सा इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है, उसका नेचर कैसा है, इसके बेसिस पे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट आपका है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकेंड पार्ट आपका आयनिक सॉलिड्स, थर्ड पार्ट है मेटेलिक सॉलिड्स और फोर्थ एंड लास्ट पार्ट आपका कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो देखते हैं सबसे पहले कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। तो जनरली दीज आर क्रिस्टलाइन सबस्टेंसेस विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे इस तरीके के क्रिस्टल में वो होंगे आपके मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स दो तरीके के होते हैं, एक तो पोलर नॉन पोलर होता है और दूसरा पोलर होता है। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो आपके नोबल गैसेस आ जाते हैं, जैसे सॉलिड CO2 आ जाता है ना। ये भी क्रिस्टल फॉर्म में आप लोगों ने सुना होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है सॉलिड फॉर्म में जब होता है तो ये जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में काउंट होता है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका कहलाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सेकेंड पार्ट आता है इसका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो इसमें ऐसे सॉलिड्स आएंगे जो पोलर नेचर के होंगे। अब यहाँ पर जान के हैरानी होगी कि आप HCl है, देखो HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है, दैट इज ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। बट ये अगर सॉलिड फॉर्म में आपका होता है जब, ठीक है, यानी कि आप इसको बहुत ज़्यादा कूल कर दोगे ना, इसको ठंडा करोगे तो ये सॉलिड फॉर्म में आएगा। तो सॉलिड फॉर्म में जब ये HCl आता है तो उस समय ये कहलाता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऐसे लिक्विड सॉलिड SO2 है, सॉलिड NH3 है ना। वैसे तो रूम टेम्परेचर पर ये सारे गैसेस फॉर्म में रहते हैं। ठीक है। जैसे NH3 है तो ये सॉलिड फॉर्म गैसेस फॉर्म में रहेगा। ठीक। तो लेकिन सॉलिड फॉर्म में अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा, उस केस में हम बात कर रहे हैं। तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब देखो जैसे वाटर का एग्जांपल आप अगर लो तो वाटर में क्या होता है, H2O होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो HO और H, तो क्या होगा, क्योंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है ना, जो इसमें होता है। तो ये हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगने के कारण जो बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को नाम दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, इसको नाम दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ऐसे सॉलिड्स को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जनरली ये आपके सब डिवीजन है मॉलिक्यूलर सॉलिड के, तो इसका ध्यान दीजिएगा। दीज सॉलिड्स कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन H यानी कि हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ओके। अब सेकेंड टाइप के सॉलिड्स आपके पास हैं
दीज आर कॉल्ड आयनिक सॉलिड्स। सो ये आयनिक सॉलिड्स होते क्या हैं, तो बेसिकली आपका जैसे NaCl है ना, तो Na पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज, तो इनकी वजह से जो क्रिस्टल बनता है ना, तो इसी को बोलते हैं आयनिक सॉलिड्स। अब देखो, आयनिक सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, okay, arranged in a regular manner throughout the solid, okay. The ions are held together by strong coulombic forces, thus in ionic solids the constituent particles are ions। यानी कि आयनिक सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर बेसिकली आयंस, ओके। तो आयंस आपके इनमें होंगे, जैसे NaCl का इस तरीके से क्रिस्टल बना रखा है मैंने यहाँ पर। देखो, जब मैं यहाँ पर आपको लैटिस के बारे में बताऊँगा, तो आपको एज्यूम करना है यही वाला स्ट्रक्चर। अब देखो क्या इस स्ट्रक्चर की खासियत है, इसको देखिए। मैंने Na पॉजिटिव को दिखा रखा है इस वाले पॉइंट से, और Cl निगेटिव को दिखा रखा है इस वाले सर्किल से। तो पहले आप लोग इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाओगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप इस तरीके से क्यूब बनाइएगा, ठीक। तो क्यूब बना करके ये इस तरीके से बनाया आपने, तो फिर आपको क्या करना है, इनके बीच प्रत्येक जो आपका साइड है उसके बीच से कुछ इस तरीके से करना है। देखो, ऊपर वाले साइड्स के बीच से इस तरीके से करना है, ठीक। तो आपका इस तरीके से बन चुका है, और एक यहाँ से करोगे इस तरीके से, तो आपका फाइनली ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आप अल्टरनेट लगाओगे, ठीक है, यानी कि एक कोने पर इस तरीके से Cl का लगाओगे, फिर उसके बाद अल्टरनेट फिर Na लगाओगे, फिर Na के बगल में Cl लगाओगे, है ना। तो इस तरीके से इनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, ठीक। अगर इसके स्मॉलेस्ट पार्ट पर अगर जाओगे ना, तो वो स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट क्यूब आपको ये सबसे नीचे जिसमें मैं ये कर्सर घुमा रहा हूँ, ये वाला दिखेगा आपको, ठीक है। इसी को बोलते हैं यूनिट सेल। अभी पढ़ोगे आप, यूनिट सेल के बारे में पढ़ना ही है। तो जो ये तो पूरा क्रिस्टल हो गया आपका, इसी को हम लैटिस भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में इसको हम लैटिस भी बोलते हैं, या क्रिस्टल बोलते हैं, या लैटिस, ठीक है। तो इस क्रिस्टल या लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट क्यूब होगा यहाँ पर, है ना, इसको बोलेंगे हम यूनिट सेल, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने ही वाले हैं। तो फिलहाल आपको इतना आइडिया आ गया है कि एक क्रिस्टल किस तरीके से फॉर्म होता है। तीसरा हो गया आपका मेटेलिक सॉलिड्स और क्रिस्टल्स, या इनको क्रिस्टल्स भी बोलते हैं या मेटेलिक सॉलिड्स भी बोलते हैं। अब इनकी खासियत क्या होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे Cu है ना, तो Cu का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो इसमें इसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इसमें देखोगे कि आपके जो ये कॉपर है, इसके लास्ट ऑर्बिट में, है ना, या तो आपके इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, है ना। तो देखना, लास्ट ऑर्बिट में जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होंगे इसके। तो ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते नहीं हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये मेटेलिक सरफेस पर फ्री रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब ये पूरा क्रिस्टल फॉर्म करता है, यानी कि एक Cu, दूसरा Cu, तीसरा Cu, इस तरीके से एक क्रिस्टल फॉर्म अगर ये करता है, तो इस पूरे क्रिस्टल में जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन थे, है ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो आपके इस पूरे सरफेस में पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉपर के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या तो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन भी फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये वाले भी हो सकते हैं। तो बेसिकली आपके पूरे क्रिस्टल में ये इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको करना है कि क्रिस्टल बनाना है। और क्योंकि एक मेटल से अगर क्रिस्टल, एक मेटल से, जैसे Cu है, Cu के एक एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में, तो इन सारे उनको आप पॉजिटिव चार्ज से दिखा दोगे, ठीक है। और इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो पूरे क्रिस्टल में इस तरीके से फ्रीली मूव करेंगे, तो इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके, है ना। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं आपके, कौन से, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, इनको आप लोग कहने वाले हो कैरनाल्स, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे कैरनाल्स, तो इसका ध्यान देना, इनको कैरनाल्स बोलते हैं हम, है ना, KERNEL, कैरनल,
ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड जो आयंस हैं उनको कहेंगे हम कैरनाल। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे क्रिस्टल में मूव कर रहे हैं फ्रीली, इनको कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र टाइप का हम इसको समझ सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये पता चल गया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि कोई भी मेटल है, मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो वो करते क्या हैं, वो करते हैं क्रिस्टल में फ्री मूव। ठीक है, क्योंकि इसके पास ये मान लो सी यू पॉजिटिव है, सी यू पॉजिटिव है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये क्रिस्टल में जाएंगे, क्रिस्टल में पूरा। और ये वाला जो सी यू है इस वाले सी यू से अटैच होगा, इस वाले सी यू से भी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल गए होंगे, तो वो पूरे क्रिस्टल में मूव करेंगे। ऐसे ही पूरे क्रिस्टल में तो बहुत सारे आपके क्या हैं, ये एटम्स हैं मेटल, मेटल के। तो क्या होता है कि ये सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिल करके एक समुद्र टाइप का बना देते हैं, इसको कहते हैं हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं। तो इस तरीके से ये जनरली जो क्रिस्टल बनता है ना, तो इसी को बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। अब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो मूव कर रहे हैं इसमें फ्री मूव कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, और ये कैरनाल्स, यही इसके क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए मेटेलिक सॉलिड के। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कॉमन मेटल्स है, निकल हो गया, कॉपर हो गया, और बहुत सारे एलॉयज हो गए, वो सारे फॉर्म करते हैं आपके मेटेलिक सॉलिड्स। अब बढ़ते हैं आगे, लास्ट टाइप का जो इसमें है वो है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। या तो आप इसको कोवलेंट बोलोगे या तो नेटवर्क बोलोगे। अब देखो, इसका बेहतरीन एग्जांपल है डायमंड और ग्रेफाइट। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो, आपका क्या होता है कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। आपको मालूम है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर ये टेट्रावैलेंटली अगर इस तरीके से, जैसे 4 बॉन्ड है ना कार्बन के, तो इस तरीके से अगर प्रत्येक कार्बन इसी तरीके से एक दूसरे से अरेंज रहे, ठीक है, मतलब इस तरीके से जो अपनी 4 वैलेंस, टेट्रावैलेंसी बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि 4 वैलेंसी ये शो कर रहा है अपनी, तो ये टेट्रावैलेंट हो गया आपका। तो अगर प्रत्येक कार्बन इसी तरीके से टेट्राहेड्रली, है ना, अभी आपने जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा क्लास 11th में, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर टेट्राहाइड्रल पढ़ा होगा आपने। ठीक है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है ये सब पढ़ा होगा आपने। ऑक्टाहाइड्रल कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर किस तरीके से होता है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ये मान के चलता हूँ। तो स्पेस में अगर कार्बन टेट्राहाइड्रली एक दूसरे से अटैच होते हैं, जैसे आपको पता है ना, कार्बन जो है कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना करके क्या करता है, एक लंबी चेन फॉर्म करता है। ठीक है, अगर ये लंबी चेन फॉर्म करता है तो तब तो कहते हो ये हाइड्रोकार्बन जो है बनता है इससे, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, या फिर ये जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं इन्हीं के डेरिवेटिव्स बनते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, है ना, बहुत सारे का आपके एल्डिहाइड्स, कीटोन्स हैं, अल्कोहल्स हैं, तो वो तो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव हो गए। ये कब बनते हैं, ये तब बनते हैं जब कार्बन और कार्बन या तो साइक्लिक फॉर्म में एक दूसरे से अटैच रहें। साइक्लिक फॉर्म में रहेंगे तो फिनॉल, है ना, इस तरीके से बनाएंगे, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के वो फॉर्म करेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन में ये एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये लंबी चेन का फॉर्म करेंगे, जहाँ से आपको लंबी चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलेंगे, या लंबी चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन से टेट्राहाइड्रली जुड़ रहा है। मतलब एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए किन से जुड़ेगा, ये कार्बन से ही जुड़ेगा। यहीं पर देखो, इस वाले कार्बन को उठाओ, 4 वैलेंसी है तो आपने 4 बॉन्ड बनाए इसके चारों तरफ को, है ना, तो इसके चारों बॉन्ड्स को कौन सेटिस्फाई करेगा, कार्बन के ही एटम। जैसे दो, एक तो ये आया, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। तो देखो इस कार्बन के बैलेंसिस को सेटिस्फाई करने वाले एटम कौन है, स्वयं कार्बन है।
खास बात यह है कि चारों के चारों वैलेंसीज टेट्राहाइड्रल वे में अटैच हैं। मतलब ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ के एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे ही ये वाले इस वाले कार्बन की भी टेंडेंसी होगी कि ये भी क्या करेगा, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा और कार्बन से जुड़ करके। ये भी टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा और कार्बन से जुड़ के, ये भी टेट्राहाइड्रल, ये भी टेट्राहाइड्रल। तो इस तरीके से पूरे स्पेस में ये जब फैलते हैं ये एटम्स इसी रेगुलर वे में, तो ये जो सॉलिड बनता है इसी को नाम दिया गया है डायमंड। पता ही है आपको डायमंड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आपको पता है ना कितना मजबूत होता है वो। इवन आपका बहुत मेटल्स से भी ये ज़्यादा कठोर होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है डायमंड। ठीक है, तो डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना। तो अब आप लोगों ने ध्यान दिया होगा यहाँ पर सारे के सारे कार्बन्स के बीच कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए इन सॉलिड्स को नाम दिया गया है कोवलेंट सॉलिड्स। और नेटवर्क सॉलिड्स इसलिए कहा है क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ टेट्राहाइड्रली जुड़ करके एक नेटवर्क फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब एक पूरा नेटवर्क बना रहा है, इसीलिए इनको नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। तो मॉडर्न एबीसी बुक में आप लोग दोनों के स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, डायमंड का भी है वहाँ पर, ग्रेफाइट का भी है। दोनों में डिफरेंस ऐसा होता है, जो ग्रेफाइट में है उस ग्रेफाइट में सारे के सारे कार्बन हेक्सागोनली एक दूसरे से कोवलेंटली अटैच रहते हैं। तो हेक्सागोनल से ज़्यादा स्टेबल जो फॉर्म माना जाता है वो टेट्राहाइड्रल माना जाता है। इसलिए जो टेट्राहाइड्रली जो मॉलिक्यूल जो क्रिस्टल बन रहा है वो ज़्यादा कठोर है, वो ज़्यादा हार्ड है। और जो हेक्सागोनली एक दूसरे से अटैच है कोवलेंटली, वो वाला बहुत सॉफ्ट होता है। इसलिए ग्रेफाइट आप लोगों ने देखा होगा सॉफ्ट होता है, जबकि आपका जो डायमंड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे, मुझे ये उम्मीद है। ठीक है, तो अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार आप फिगर को देख लीजिएगा, मॉडर्न एबीसी के बुक में आपको दे रखा है, पेज नंबर 7 में ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको देख लेना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, इसी से जनरली बनेगा यूनिट सेल। तो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना बता दिया है। जनरली आपको करना क्या है देखो, जो क्रिस्टल लैटिस बनता है ना, तो ये क्रिस्टल लैटिस बनने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि बनता कैसे है। ये क्रिस्टल लैटिस बनता है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के कारण से। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये अरेंज्ड रहते हैं। अब अरेंज होने के भी बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका देखो, मैं ये इस मोबाइल के स्क्रीन में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन में आपको बता रहा हूँ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो मोबाइल का स्क्रीन है ये 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें 2 ही डायमेंशन है, एक ऐसे में एक ऐसे में। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशन, क्योंकि इससे बाहर को अगर मैं खींच पाता ना कोई लाइन, जैसे आप लोगों के हाथ में पेन है, इस पॉइंट पर अगर आप पेन रखो तो पेन बाहर की तरफ को होगा आपका। ठीक है, तो 3rd डायमेंशन तो वो होता। तो अभी तो 2 डायमेंशन है, इसमें बाहर को तो कोई लाइन है ही नहीं, तो इसलिए ये 2 डायमेंशन है। अगर मॉलिक्यूल्स इसी 2 डायमेंशन में अरेंज रहे तो तब भी क्रिस्टल बनेगा आपका, लेकिन वो जो क्रिस्टल होगा वो होगा 2 डायमेंशनल क्रिस्टल। ठीक है, और दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 3 डायमेंशनली अरेंज हो। समझ में आई बात? तो वहाँ से बनेगा आपका 3 डायमेंशनल क्रिस्टल। ठीक, तो सबसे पहले आप समझो कि 2 डायमेंशनल क्रिस्टल किस तरीके से फॉर्म होते हैं, तब जा करके आप 3 डायमेंशनल क्रिस्टल को समझ पाएंगे। सबसे पहले आप 2 डायमेंशनल क्रिस्टल को समझिए। मैंने आप लोगों को इसीलिए समझा भी रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है 2 डायमेंशनल जो क्रिस्टल्स हैं, क्योंकि इनके बारे में है नहीं ज़्यादा। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल है, लेकिन 3 डायमेंशनल क्रिस्टल को समझने के लिए सबसे पहले आपको 2 डायमेंशनल क्रिस्टल को समझना होगा, है ना। किस तरीके से यूनिट सेल्स बन रहे हैं, किस तरीके से उनका रिपीटेशन होकर के क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है 2 डायमेंशन में। अगर आप इसको समझ पाएंगे तभी जा करके इसको 3 डायमेंशनल क्रिस्टल के साथ रिलेट कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं 2 डायमेंशनल लैटिस को।
तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या तो एटम्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं। इन्हीं को तो बोलते हैं, इन्हीं के बेसिस पे तो मैंने अभी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल बताया अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो यहाँ पर जब हम क्रिस्टल फॉर्मेशन करेंगे ना, तो हमें इन एटम्स आयंस को अ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम उनको पॉइंट्स के थ्रू दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने पॉइंट्स के थ्रू दिखा रखे हैं, पॉइंट पॉइंट कर रखा है ना, ये देखो पॉइंट पॉइंट पॉइंट। इनको जनरली लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं। ध्यान देना, इनको लैटिस पॉइंट भी कहा जाता है। अगर आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि लैटिस पॉइंट क्या चीज़ है, तो आप लोग क्या कहोगे, क्रिस्टल फॉर्मेशन में जो मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स होते हैं, उनको हम पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट्स या क्रिस्टल पॉइंट्स या लैटिस पॉइंट्स इनको कहा जाता है। इसका विशेष तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगर ये क्रिस्टल पॉइंट्स या लैटिस पॉइंट्स टू डायमेंशनली एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, देखो जैसे आप लोगों को देखने को मिल रहा है एक दूसरे से कैसे अटैच है, टू डायमेंशनली, है ना। तो इस तरीके से आपका जो ये क्रिस्टल बनता है वो 2D क्रिस्टल हो गया। अगर आप नियरेस्ट इन लैटिस पॉइंट्स को जोड़ते हो ना, तो आपका बन जाता है एक यूनिट सेल, है ना। तो यहाँ पर जनरली एक स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है, क्योंकि अरेंजमेंट ही कुछ इस तरीके से हो रखा है कि ये स्मॉलेस्ट जो यूनिट सेल बन रहा है वो स्क्वायर टाइप का बन रहा है। तो ये जनरली स्क्वायर लैटिस है, और आपका जो ये सेल बन रहा है यहाँ पर छोटा सा, इसको बोलेंगे स्क्वायर यूनिट सेल। ओके, अब दूसरा है, आपने अगर रेक्टेंगुलर लैटिस बना रखा है, यानी कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है, रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो इसमें जो है रेक्टेंगुलर लैटिस कहलाएगा ये, और इसका जो यूनिट सेल है वो रेक्टेंगुलर यूनिट सेल हो जाएगा, है ना। ऐसे पैरेललोग्राम के फॉर्म में भी ये जोड़ सकते हैं, क्योंकि टू डायमेंशन में देखो ना आपके इतने तरीके के स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे रोम्बिक है ना, रोम्बस बनता है आपका, ये आपको जैसे फिगर में दिख रहा है यहाँ पर रोम्बस बना हुआ। ऐसे हेक्सागोनल लैटिस यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ना। तो इस तरीके से ये टू डायमेंशनल यूनिट सेल हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, अगर एक टू डायमेंशनल यूनिट सेल रेगुलर रिपीट होते जाता है तो आपका बनता है क्रिस्टल। देखो एक छोटा सा यूनिट सेल लिया, अगर मैं इसी को रिपीट करके बना दूँ ना, देखो ये रिपीट हुआ, है ना, अपने आप को रिपीट किया इसने इस तरीके से, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया आपका, लैटिस बन गया है, टू डायमेंशनल लैटिस हुआ। तो आपको पता चल गया ना कि यूनिट सेल दो आपको क्या करने हैं, नियरेस्ट एटम जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको जोड़ना है ना। वो उनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, यूनिट सेल बनेगा। अगर इन यूनिट सेल्स को रेगुलर रेगुलर आप क्या करोगे करोगे रिपीट करोगे, तो जैसे रिपीट करोगे रेगुलर वे में, तो आपका लैटिस जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट होगा, लैटिस जनरेट होगा, है ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। तो अब आप रिलेट कर पाओगे इसी चीज़ को 3 डायमेंशन में। अब आपको जो यूनिट सेल बनाने हैं ना, वो यूनिट सेल आपको बनाने हैं 3 डायमेंशन में। अच्छा, आप लोग एज्यूम करो लूडो सभी लोग खेलते हो, वेरी गुड, सभी लोग लूडो खेलते हो। हाँ, जितने भी लोग हैं बहुत सारे लोग खेलते हैं लूडो। तो लूडो का जो डाई होता है ना, वो बहुत छोटा सा होता है, देखना कुछ इस तरीके का होता है। रिलेट करना अपने लूडो के डाई से, इसको रिलेट करो, है ना। तो इतना एज्यूम तो करना आना चाहिए आपको। ठीक, तो अब आप लोग एज्यूम करो कि इस जो ये डाई है ना, इस डाई के प्रत्येक कॉर्नर पे प्रत्येक कॉर्नर पर आपका क्या लगा है, मॉलिक्यूल लगा है, या कोई एटम, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। आप मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलता हूँ तो आप एज्यूम कर लो कि या तो वो मॉलिक्यूल होगा, या तो आयन होगा, या तो एटम होगा। ठीक है, तो अगर लगा दो इस तरीके से प्रत्येक कोने में लगाना है आपने। ओके, तो अब आपका क्या होगा कि ये जो बना है ना, ये यूनिट सेल है फिर। ठीक है, ये यूनिट सेल है। अब आगे मान लो कि आपके पास 10 डाइज हैं, सही। प्रत्येक डाई को मिला दो दूसरे डाई के साथ, इस तरीके से मिला दो, है ना। ये दूसरा डाई, एक डाई को दूसरे डाई के साथ मिला दिया। अब इसके ऊपर भी रख सकते हो, इसके ऊपर भी इस तरीके से रख सकते हो, बेसिकली, है ना। इस तरीके से रख लिया आप लोगों ने। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, बहुत सारे डाइस को जब आपस में मिला करके ना ये बना रहे हो, जैसे इसको जनरली ऐसे भी कर सकते हो, माचिस के डिब्बे हैं,
एक डिब्बे के बगल में दूसरा डिब्बा रखा, दूसरे के बगल में तीसरा, तीसरे के ऊपर एक डिब्बा आ गया, इसके ऊपर भी एक डिब्बा आ गया, इसके ऊपर भी एक डिब्बा आ गया। तो जनरली एक माचिस की जो डिब्बी होगी ना वो आपका होगा एक यूनिट सेल। और ये बहुत सारे यूनिट सेल्स को आपस में रिपीट कर रहे हो तो आपका क्या बन जा रहा है, एक पूरा लैटिस बन जा रहा है। तो यही तो हुआ लैटिस। सॉलिड्स इसी फॉर्म में रहते हैं, ध्यान देना, सॉलिड्स हमेशा क्रिस्टल फॉर्म में ही रहते हैं। और सॉलिड अगर क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं तो क्रिस्टल कैसे फॉर्म होता है पता चल गया ना। जो पूरा क्रिस्टल आपके पास है इसका स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, यूनिट सेल। जब ये यूनिट सेल रिपीट करता है तभी क्या बनता है आपका, क्रिस्टल बनता है, जिसको लैटिस बोलते हो आप। तो इतना कॉन्सेप्ट आपके समझ में बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तो था आपका जो क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं इनके बारे में। ठीक, अब मैंने यहाँ पर ये भी मेंशन कर दिया आप लोगों को कि यूनिट सेल क्या होते हैं। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स।